स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे वोटर्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कैरी आउट किया गया। ड्राइव के जो इनिशियल डाटाज हैं, जब हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन को किया गया तो उसी के रिगार्डिंग में बताया गया है कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं वहाँ के भी जो लोग हैं उनका बिहार का जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर प्रेजेंस मिला है। तो फाइनल लिस्ट को अपग्रेड किया जाएगा। एवरी इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फाइनल लिस्ट है उसको अपग्रेड करता है, तो उस दौरान में इन फॉरेन नेशनलिस्ट जो पर्सन हैं उनके नेम को रिमूव कर दिया जाएगा। तो कौन से फॉरेन कंट्रीज हैं जिनके जो लोग हैं उनका प्रेजेंस मिला है? आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेपाल है। नेपाल तो स्टूडेंट्स जो बिहार का जो एरिया है नेपाल के साथ में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको भी क्रिएट करता है, और उस एरिया से जो पर्सनस हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके ब्लड रिलेशन, मैरिज के जो रिलेशन हैं वो एक दूसरे के वहाँ पे हुआ करते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर एरिया के अंदर में ये जो प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली जो मधेसी जो रीजन है नेपाल के अंदर में वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के जो पर्सनस हैं उनका भी प्रेजेंस मिला है। बांग्लादेश के वहाँ से भी कंटिन्यूस माइग्रेशन है इंडिया के लिए। और आप देखिए कि बांग्लादेशी पर्सनस का जो प्रेजेंस है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है, तो उनके भी लोगों का मिला है। म्यांमार से जो पर्सन है उनका भी प्रेजेंस है वो मिला है। म्यांमार के अंदर में तो स्पेशली जो रखाइन स्टेट का एरिया है वहाँ पे रोहिंग्याज मुस्लिम्स के अगेंस्ट में कंटिन्यूस वायलेंस है, वहाँ का मिलिट्री के द्वारा भी, स्टेट के द्वारा भी कंटिन्यूस वायलेंस था। तो इसी वजह से वो लोग माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं। कल का ही न्यूज़पेपर के अंदर हमने रीड किया था कि लास्ट 1.5 ईयर के अंदर में अराउंड 1 लाख के आसपास जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनका माइग्रेशन हुआ था बांग्लादेश के वहाँ पे। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में भी हुआ होगा माइग्रेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पोरस बॉर्डर होना, इलीगल वे के थ्रू उनका इंडिया के अंदर में कैरी आउट किया जाना, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं। स्टूडेंट्स, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अपने कंसर्न हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि इस ड्राइव को जब लॉन्च किया गया था तो आइडेंटिटी जो कार्ड्स हुआ करते हैं, आईडी कार्ड्स, जो 11 यहाँ पे कार्ड्स मेंशन किए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जो न्यू आईडीज़ हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने के बारे में कहा गया। 3 जो नई आईडी हैं वो कौन से हैं? एक तो आधार कार्ड है। आपका जो आधार कार्ड है वो कितने डिजिट का हुआ करता है? क्या आधार कार्ड का जो नंबर है आपका वो क्या बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है या ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती है वहाँ पे? तो आप देखिए कि न्यूमेरिकल है, 12 डिजिट का ये हुआ करता है। क्या आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ है? तो स्टूडेंट, सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो नहीं है। यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछ चुका है। आधार के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है, स्पेशली हमारा जो सब्सिडीज़ हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पे जो सब्सिडाइज प्रोवाइड करते हैं, और आधार के साथ में आप देखिए लिंकेज करने की वजह से जिस तरीके से लीकेज हुआ करता था अर्लियर फेज के अंदर में, जो बैंक अकाउंट को लिंकेज किया गया, जिसका भी बेनिफिट आपको लीकेज को रोकने के अंदर में देखने के लिए मिलता है, जो कि मिडिल मैन का जो लीकेज होता था पहले स्कीम्स के अंदर में। आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बट उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। क्या फॉरेन जो नेशनलिस्ट हैं जो इंडिया में रहा करते हैं उनको भी आधार कार्ड है वो बना दिया जाता है उनका भी? तो आप देखिए कि जो जो भी पर्सन इंडिया के अंदर में कुछ एक लिमिटेशन है टाइम पीरियड का, उतने समय के लिए अगर कोई रहता है तो उनका भी जो आधार कार्ड है वो बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एपी कार्ड के बारे में है। आप देखिए कि एपी कार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया जाता है। 10 डिजिट का ये हुआ करता है और अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है कि अल्फ़ाबेट्स के साथ में न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। फिर एक राशन कार्ड है। राशन कार्ड क्या होता है? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और सिविल सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो इस कार्ड को इशू करता है। 10 डिजिट का वो होता है। इनिशियली जो डिजिट हैं वो स्टेट का कोड है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इन कार्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो अभी न्यूज़ के अंदर में थे। अब आप ऐसा नहीं है कि वो जो 11 आईडी कार्ड्स मेंशन किए गए हैं उनको जाके आप रीड करना स्टार्ट करो। जो न्यूज़ के अंदर में है हो सकता है उनसे कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेसिस के ऊपर कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए।
ये फॉरेन नेशनल्स के बारे में था। अब आपको एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो स्टार्ट हुआ है उसी दौरान से कंटिन्यूस यहाँ पे एक ऑर्डिनरी सिटीजन एक टर्म है जो भी आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में मिलता है। आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको इलेक्टोरल रोल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास में इलेक्शन कमीशन के पास ये जिम्मेदारी है, इलेक्टोरल रोल है उसको समय समय पे अपग्रेड है वो करना होता है, समय समय पे अपग्रेड करना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है। ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का, ये किस एक्ट के थ्रू उनको पावर है वो ग्रांट करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के भी दो एक्ट हैं, एक 1950 का है, एक 51 का है। 1950 का जो एक्ट है वो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, और 51 जो है वो आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शंस का जो प्रिपरेशन है, जैसे वोटर लिस्ट का प्रिपरेशन को कैरी आउट करना हो, सभी जो जानकारी है वो 1950 के अंदर में है। तो 1950 का जो एक्ट है वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट करता है कि कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उनको आपको इलेक्टोरल रोल के अंदर में इंक्लूड है वो करना है। फिर स्टूडेंट्स उसका सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 बताता है कि यहाँ पे सिर्फ हाउस ही उस पर्सन के द्वारा पजेस ना किया गया हो, वहाँ पे टेम्परेरी जो एब्सेंस है वो नहीं होना चाहिए, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी होना चाहिए, वो एरिया वहाँ पे वो रहता हो। इसके अलावा सेक्शन 20A है जो एनआरआईज के रिगार्डिंग में है। एनआरआईज का जो उनके पासपोर्ट के अंदर में जो पोस्टल एड्रेस हुआ करता है, वहाँ पे वो अपना जो वोट है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं। फिर आप देखिए कि हमारे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, स्पेशली बिहार से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं। कुछ पर्सन सीजनल माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा के लिए जो बिहार से जो माइग्रेशन है, जो वहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर में वर्क नहीं करते, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में भी लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे कि जो पैडी है, जो राइस है, राइस का एक प्लांटेशन वर्क हुआ करता है कि राइस का जो सैपलिंग है, जो यहाँ पे पौध जो तैयार की जाती है, और फिर उसको आप देखिए कि उसका उसका जो बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में उसको लगाया जाता है। तो उस दौरान में काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर में। फिर आप देखिए कि हार्वेस्टिंग के समय माइग्रेट करते हैं। फिर सीजनल माइग्रेशन है, तो कि यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग में भी ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट का जो जो टॉपिक है वो एक कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है, क्या उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में। ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स को क्यों इंक्लूड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जिस एरिया के अंदर में जो पर्सन रहा करता है, उस एरिया से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मोर अकाउंटेबल वो कर सके। काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग वहाँ पे रहा करते हैं, उनका जो लिविंग कंडीशन है, रोड है, वो बेटर सिचुएशन के अंदर में नहीं है, कंटिन्यूस वहाँ पे वाटर लॉगिंग का सिचुएशन है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं देते हैं, उसका बिहाइंड में रीजन ये देखने के लिए मिलेगा। स्पेशली ये लोकल बॉडीज़ के अंदर में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि ये जो पर्सन है ये यहाँ के वोटर्स नहीं हैं, उनको उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो अकाउंटेबिलिटी है जो कंसर्न है उसको भी नहीं क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नीफा वायरस के बारे में है। आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में एक डेथ है वो देखने के लिए मिला है नीफा वायरस की वजह से। कौन सा जो एनिमल है वो इनका बेसिकली आप देखिए कि जो ओरिजिनल रिजर्व इनको कैरी आउट करता है नीफा वायरस को, तो फ्रूट बैट नाम का जो यहाँ पे फ्रूट बैट जो है वो आप देखिए कि स्पेशली जो नीफा वायरस है उसको उसका जो रिजर्व के रूप से देखने के लिए मिलता है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रूट बैट जो है क्या वो बर्ड है या मैमल है? तो स्टूडेंट्स फ्रूट बैट जो एग्जाम्पल है वो मैमल का एग्जाम्पल है। आप देखिए कि मैमल्स के कुछ यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हुआ करते हैं कि अपने जो नई जनरेशन है, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको उनके द्वारा जो मिल्क है उसको फीड करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है। ऐसे काफ़ी सारे जो मैमल्स के जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिसमें फ्रूट बैट है वो भी यहाँ पे मैमल का ही कैटेगरी के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीफा जो वर्ड है वो आप देखिए कि जहाँ फर्स्ट टाइम इस वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, काफ़ी डेडली है, क्या इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल है? वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक आप देखिए कि सेकेंडरी यहाँ पे प्रिकॉशंस हैं कि जो भी पर्सन कॉन्टैक्ट के अंदर में आए हैं, जिनको कि जो बेटर ट्रीटमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। जो पर्सन जिनको ये इम्पैक्ट हुआ है उसको आइसोलेटेड रखा जाए, किसी भी पर्सन के साथ में उनका कॉन्टैक्ट है वो ना हो, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी आप देखिए कि स्प्रेड है वो कर सकता है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है।
तो इस तरीके से निफा वायरस के बारे में है, जो केरल से 2018 के समय से देखने के लिए मिलता है। लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में एवरी ईयर के बेसिस पे 1-2 केसेस हैं वो ज़रूर से आते हैं। तो केरल के वो जो एरियाज हैं, जैसे कोझिकोड का एरिया है, थ्रिसूर का एरिया है, कन्नूर का एरिया है, और वायनाड का जो ये जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं वहाँ पे आइसोलेशन है उसको कैरी आउट किया गया, जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोझिकोड के बारे में मेंशन है। आप देखें कि आपने यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में रीड किया होगा। कोझिकोड नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसी के अंदर में एज ए लिटरेचर सिटी के रूप से भी हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया का फर्स्ट लिटरेचर कैटेगरी के अंदर में ये सिटी है। क्या स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो कौन है? एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेसिडेंट मैम के द्वारा 4 जो पर्सन्स हैं उनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेशन जो प्रोसेस है राज्यसभा के अंदर में जो प्रेसिडेंट को दिया गया है, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा? राज्यसभा, जिसको कि हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप से कंसिडर करते हैं। आप देखिए कि 12 यहाँ पे मेंबर्स हैं जो कि जिनको कि स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किसके रिगार्डिंग में? आर्ट के रिगार्डिंग में, लिटरेचर के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए आर्ट, लिटरेचर है, साइंस है, साइंस के अलावा सोशल सर्विस है। इन किसी कैटेगरी से जो पर्सन है वो बिलोंग करता हो, उनको 12 जो पर्सन है उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। क्या ये यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेशन प्रोसेस है राज्यसभा के अंदर में, क्या ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि अपना जो समझ है उसके अकॉर्डिंग में वो यहाँ पे पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे? तो आप देखिए कि स्टूडेंट, डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो नहीं है। कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो हैं वो आप देखिए कि एक टाइटल हेड हुआ करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा जो उनको रिकमेंड किया जाएगा उन्हीं को वो अपॉइंटमेंट है वो करते हैं। प्रेसिडेंट को क्या डिस्क्रिशनरी पावर हुआ करती हैं किसी मैटर के रिगार्डिंग में? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है क्या प्रेसिडेंट को? तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है वो नहीं है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को किस तरीके का डिस्क्रिशन है, किस तरीके से अपनी समझ के बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन है वो ले सकता है? तो स्टूडेंट, सिचुएशनल है। कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो, कैसा सिचुएशन? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है। तो क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो किस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए अपॉइंट करना है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाले कुछ समय के अंदर में अपना मेजोरिटी को प्रूव करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। तो क्लियर मेजोरिटी के समय किसी को चूज करना, आप सपोज कीजिए पीएम को यहाँ पे अपॉइंट करना जब क्लियर मेजोरिटी नहीं है। पीएम का जब डेथ हुआ है तो सक्सेसर को अपॉइंट करना, उसके जो सक्सेसर हैं, जब क्लियर कोई सक्सेसर नहीं है तो उस समय सक्सेसर को अपॉइंट करना, ये भी उनका एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। जब लोस्ट हुआ है यहाँ पे जो लोकसभा के अंदर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको लोस्ट हुआ है, तो उस समय मेजोरिटी लोस्ट होने के समय उनको डिजोल्व करना, कब उनको डिजोल्व करना है, ये भी यहाँ पे प्रेसिडेंट का ही सिचुएशनल डिस्क्रिशन है वो मिला है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्क्रिशन है वो नहीं है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में। 3 पर्सन हैं जिनको कि यहाँ पे 4 पर्सन हैं जिनको कि यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। तो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, अब नॉमिनेशन के प्रोसेस के बारे में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में है नॉमिनेशन? आर्टिकल 80 के अंदर में। आप देखिए कि राज्यसभा का जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो सीट्स हैं, उसके बारे में एक तो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का। और शेड्यूल 4 को जब आप रीड करोगे ना तो उसमें आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 दो आर्टिकल वहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 4 क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स, कि किस किस स्टेट को कितना सीट रहेगा राज्यसभा का, उसको ये शो करता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 80 है वो नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा है, जो स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको शो करता है। तो उसी के क्लोज 3 के थ्रू यहाँ पे नॉमिनेशन का जो पावर है वो भी मिला हुआ है प्रेसिडेंट मैम को। अब अगर हम बात करें जिन पर्सन्स को नॉमिनेट किया गया, एक तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं, जो कि कोविड-19 के समय जब 2020 के समय आप देखें कि ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो हुआ करते थे। फिर एक आप देखिए कि स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशली जो 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था उस समय में उनके द्वारा कोर्ट के अंदर में जो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल प्ले किया गया था उज्ज्वल निकम साहब हैं, तो उनको आप देखिए कि अपॉइंट किया गया। अभी उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था जिसमें उनका डिफीट हुआ था उज्ज्वल निकम का, तो अब उनको नॉमिनेट किया गया है। एक हैं सी सदानंदा हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं, उनका नॉमिनेशन यहाँ पे हुआ है। और मीनाक्षी जैन जो कि एक हिस्टोरियन हैं, आप देखिए कि उनका भी यहाँ पे इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम के बारे में वो काफ़ी बार मेंशन करती हैं, उनका नॉमिनेशन हुआ। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल फॉर द, आप देखिए कि जो टीचर एजुकेशन है उसका जो नेशनल काउंसिल के जो चेयरपर्सन है उनके द्वारा कहा गया है कि टीचर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्पेशली जो बीएड कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन को कैरी आउट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में एक नया ड्राफ्ट है उसको रिव्यू किया जाएगा। कम्प्लीटली रेगुलेशंस को लाने के बारे में कहा गया है। अब देखिए कि मिडिल पीरियड तो एक ऐसा आया था जब जो बीएड कॉलेजेस हुआ करती थी वहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में जो पर्सन है उनका एनरोलमेंट तो होता था, बट वो वहाँ पे क्लासेज को नहीं अटेंड करते थे। उसके बाद में डायरेक्टली वो गवर्नमेंट का जो टीचर रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए वो प्रिपेयर किया करते थे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये भी बेटर हों, क्योंकि उसके अंदर में भी टीचिंग के एवरी सेक्टर के बारे में सिखाया जाता है, कैसे आपको बोर्ड के ऊपर लिखना है, स्टूडेंट्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ही ओवरहोल किया जाएगा। टीचर अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन के बारे में, हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसा स्कीम है जिसमें आपको टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग में मेंशन मिलता है। एक तो आप देखिए कि आपने समग्र शिक्षा अभियान के बारे में देखा होगा। समग्र शिक्षा अभियान जो कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन इन तीन प्रोग्राम्स को मर्ज करते हुए बनाया गया था। क्या बनाया गया था स्टूडेंट्स? समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान है वो 3 जो इनिशिएटिव्स हैं, जो अर्लियर इनिशिएटिव थे उनको मर्ज करते हुए बनाया गया। उसके अंदर में टीचर एजुकेशन भी इसका पार्ट है। हमारे जो हेड जो टीचर्स हुआ करते हैं, स्पेशली जो हेड मास्टर्स हुआ करते हैं, तो आप देखिए उनके रिगार्डिंग और टीचर्स के रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव है वो भी लॉन्च हुआ था जिसका नाम है निष्ठा। तो ये भी एक इनिशिएटिव है टीचर एजुकेशन, उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में। लास्ट टाइम 2014 का है ये टीचर का जो रेगुलेशन है उनके एजुकेशंस के बारे में, जो अब आने वाले समय के अंदर में उसका रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि एक सोशल न्यूज़ है कि कैसे हमारे यहाँ पे डिजिटल बैरियर है जो एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में पहले जो एग्ज़ाम्स हैं वो हुआ करते थे डायरेक्टली आपका जो 12th का जो परसेंटेज है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि इनके फॉर्म्स निकलते थे, आप अप्लाई करते थे, फिर किस कॉलेज के अंदर में आपका हुआ है वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम आपको सबमिट करने होते थे। बट पिछले कुछ समय से आप देखिए कि यहाँ पे CUT का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। CUT का एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। CUT के इस एग्ज़ाम के थ्रू में उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो किया जाता है। DU के अलावा आप देखिए कि स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना एडमिशन प्रोसेस है उसको इसी तरीके से कैरी आउट करते हैं। तो अब उसके डिजिटल बैरियर के बारे में है। एक तो कम्प्लीटली आप देखिए कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th क्लास के अंदर में हैं, उनको CUT एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे डिजिटल बैरियर ये बताया गया है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है। कुछ स्टूडेंट को जो मिनिमम एज था क्वालिफिकेशन का उसके रिगार्डिंग में कुछ डाउट था, किसी पर्सन को फॉर्म के बारे में डाउट था, किसी को पता नहीं था। तो स्टूडेंट्स, ये जो बैरियर्स हैं काफ़ी बार चिल्ड्रंस का जो ड्रीम है उसको भी हिट करते हैं, उसको भी ब्रेक करते हैं। आप देखिए कि इस तरीके का जो समय के साथ में अपग्रेड होना, डिजिटल जो यहाँ पे जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे फुलफ़िल उनके द्वारा किया जाए। तो ये बेसिकली एक सोशल कंडीशन के बारे में था। हरियाणा के बारे में ही एक और न्यूज़ है। हरियाणा में जो मेवात का जो एरिया है जो राजस्थान के साथ में भी एरिया शेयर करता है, जिसको कि नूह के नाम से जानते हैं, मेव जो कम्युनिटी है उनका जो नंबर्स हैं वो काफ़ी मिलते हैं वहाँ पे। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो इंटरनेट बैन है उसका भी एक न्यूज़ है, उसको मेंशन किया गया था। इंटरनेट बैन के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का जो कंडीशंस है वो बेटर नहीं है, तो उस समय वो किया जाता है कि कोई भी फेक न्यूज़ है वो स्प्रेड ना करे। वहाँ पे एक यात्रा निकाली जाती है, उसके रिगार्डिंग में वो हुआ है लास्ट 1-2 ईयर बिफोर। वहाँ पे कुछ उस यात्रा के दौरान में आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट है वो भी देखने के लिए मिला था, कन्फ्लिक्ट वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब डिजिटल के ही बारे में है, मोबाइल मनी के बारे में मेंशन किया गया कि मोबाइल पेमेंट है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है।
मोबाइल पेमेंट जो है वो आप देखिए कि यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम जो कैरी आउट करते हैं उनसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। सपोज कीजिए कोई कोड है स्टार, यहाँ पे *#06 है, ऐसे कुछ से यहाँ पे कोड है, वो कोड को आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर में टाइप करते हो, उसके बाद में किस पर्सन को आपको जो एप्लीकेशन है वो अलाउ रहेगा कि आपको मनी को सेंड करना है, तो आप वहाँ पे क्लिक करते हो, तो जिस पर्सन को मनी सेंड करना है उसके जो नंबर्स हैं वो आपको टाइप करने होंगे। अब इंटरनेट बैंकिंग क्या है, जिसमें इंटरनेट का प्रेजेंस होना चाहिए, इंटरनेट का यूज करते हुए आप वहाँ पे जो मनी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग का वो पार्ट है। यूपीआई एक सिस्टम है जिसके थ्रू भी पेमेंट है, जो जो मनी है वो ट्रांसफ़र है वो हुआ करता है। ये स्टूडेंट्स, ये वन काइंड ऑफ हाईएस्ट वोलेटाइल मनी के रूप से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो मनी का जो कैटेगरीज हुआ करता है हाईएस्ट वोलेटाइल के अंदर में, आज भी हम कैश का जो मनी है उसी को हम मेजरली जो कंसीडर हैं वो किया करते हैं कि जो कैश मनी है वो हाईएस्ट वोलेटाइल मनी है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो मनी के बारे में हुआ। अब मोबाइल मनी का जो सिस्टम है वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मोर डोमिनेटेड है। स्पेशली अगर हम बात करें अफ्रीकन नेशन और सब सहारा का जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे मोबाइल मनी का काफ़ी सारा जो प्रेजेंस है, काफ़ी सारा जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर में यूज़ किया करते हैं, वो पिछले कुछ नंबर्स के अंदर में भी पिछले कुछ ईयर्स के पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है कि 10 ईयर बिफोर ओनली 12% लोग हैं जो मोबाइल मनी को यूज़ करते थे। आज 33% जो पर्सनस वो यूज़ करते हैं। स्पेशली एक मोबाइल मनी का शॉप हुआ करती हैं जहाँ से आप अपना जो जो नंबर्स हैं उनको, उसके ऊपर में जो मनी है उनको ऐड करवाते हो। मोबाइल मनी का जो शॉप्स हैं वो भी वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और मोबाइल मनी कम्प्लीटली डिफरेंट है ट्रेडिशनल जो बैंक अकाउंटिंग जो सिस्टम है उससे, क्योंकि नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं वो कम हैं और जो मोबाइल मनी के थ्रू इजीली वे के अंदर में ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। ऑर्डनरीली जो रेजिडेंट है उनके बारे में है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार के अंदर में, उसकी वजह से ये टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में रहा कि जिस एरिया के अंदर में आपका प्रेजेंस है उसी एरिया के अंदर में आप अपना वोटिंग लिस्ट के अंदर में ऐड कीजिए, जिससे कि आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल है वो बना सको। SIR के बारे में आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्टोरल रोल को एनरोल करने का, उनको अपग्रेड करने का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, उसके थ्रू ये पावर है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया गया है सेक्शन 20 के बारे में कि सेक्शन 20 है वो आप देखिए कि अगर किसी पर्सन ने किसी एरिया के अंदर में अपना एक हाउस है उसको पजेस कर लिया है, डिवेलिंग हाउस को पजेस कर लिया है, तो टेम्पररी एब्सेंस है वो नहीं है, तो उनका एनरोलमेंट है वो कर दिया जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा कुछ वहाँ पे एक्सेप्शन भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हों, तो भी आपका वहाँ पे लोकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी के अंदर में आपका एनरोलमेंट है वो रहेगा। आपने काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कि कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट जो कि सपोज कीजिए कोई स्टेट है, स्टेट का अगर हम डिस्कस करें, हरियाणा में जैसे स्टेट है, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो अपना वोट कास्ट है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में करेंगे। काफ़ी बार ये प्रैक्टिस हुआ करता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपना जो वोट है उसको कास्ट किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली डेट यहाँ पे दिया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में हैं, उनको वहाँ पे जिस एरिया के अंदर में वो रह रहे हैं वहाँ पे अपना सर्विस को कैरी आउट कर रहे हैं उसी के अंदर में अपना एनरोलमेंट उनका रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पे NRIs के बारे में एक्सेप्शन है। 2010 के समय एक्ट को अमेंड किया गया था और सेक्शन 20A को ऐड किया गया, और NRIs का वहाँ पे बताया गया कि जो जो उनका एड्रेस रहेगा वहीं पे उनको एनरोलमेंट है वो करना है। बट इसके क्या यहाँ पे कुछ जो कंसर्न्स हैं वो भी हैं क्या, यहाँ पे आप देखिए कि एक तो मनमोहन सिंह केस है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि हैबिचुअल रेजिडेंट है वो होना चाहिए आपका, आप उस रेजिडेंस के अंदर में रहने भी चाहिए, इसी वजह से आपको वहाँ पे ऐड किया जाएगा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी यहाँ पे मेंशन है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 11% जो हमारे जो लेबरर्स हैं वो सीजनल वे के अंदर में इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं बेटर लिविंग कंडीशंस के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, वो बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए जो माइग्रेट करते हैं तो वहाँ पे उनका जो एनरोलमेंट है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो काफ़ी मोबाइल वे के अंदर में माइग्रेशन है, कभी यहाँ पे माइग्रेशन है, कभी दूसरे एरिया के अंदर में है, तो उनका भी यहाँ पे एक कंसर्न है।
कंसर्न ये भी है कि जो लेबर फोर्स के लिए जो माइग्रेट करते हैं दूसरे एरिया के अंदर में, उनके मल्टीपल जो वोटर आईडीज हैं वो हुआ करते हैं। तो आधार के साथ में इसको ऐड करते हुए जो मल्टीपल जो वोटिंग आईडीज हैं वहाँ से उनका नाम रिमूव किया जाए, सिंगल वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओपन इकोसिस्टम के बारे में है। स्टूडेंट डेजर्ट का जो एरिया है, आप देखिए कि डेजर्ट के एरिया को जब भी किसी पर्सन को बताया करते हैं तो वो उसको नॉर्मली वे के अंदर में उस डेजर्ट बायोम को कंसिडर किया करता है। वन काइंड ऑफ फेलियर ऑफ नेचर है कि डेजर्ट के एरिया के अंदर में, डेजर्ट का जो एरिया है वहाँ पे फेलियर ऑफ नेचर रहा है, जो बैरन वेस्टलैंड है उसका प्रेजेंस है। तो उसी को देखते हुए 17 जून का जो डे है, 17 जून का जो डे है जिसको कि हम यूएन का जो कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन फॉर कम्बैट डेजर्टिफिकेशन या ड्रोट का जो कंडीशन है, उसी के अवेयरनेस का एक डे है जिसको हम 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अंदर में बताया गया कि जो डेजर्ट जो बायोम है, डेजर्ट बायोम वन काइंड ऑफ एंशियंट है। एक तो आप देखिए कि सबसे एंशियंट है, एंशियंट के अलावा इसको हाईली जो अर्लियर जो सिविलाइजेशंस हैं, डाइवर्स भी है, एंशियंट है, डाइवर्स है। अर्लियर जो सिविलाइजेशंस हैं वो इसी एरिया के अंदर में रहा करते थे एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर में। वो अगर हम अर्थ का जो टेरेस्ट्रियल एरिया के बारे में डिस्कस करें तो 1/3 एरिया है जो डेजर्ट के अंडर में आया करता है। अर्लियर सिविलाइजेशन कौन कौन सा है जो डेजर्ट कंडीशंस में रहा करते थे, उसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपको डेट मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया के अलावा स्टूडेंट्स इंडस वैली का भी जो पार्ट है, इंडस वैली भी आप देखिए डेजर्ट एरिया के पास में ही सिचुएटेड था इजिप्ट के वहाँ पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वो बताए गए हैं। वहाँ के ह्यूमंस ने समय के साथ में टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड किया था, जो इंडिजीनियस उनका डिमांड था उस दौरान में। फिर स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डेजर्ट कंडीशन भी हैं, ओपन जो वेस्टलैंड का जो ओपन एरिया है वो भी है, और कॉलोनियल एरा के समय ही इस तरीके से ओपन इकोसिस्टम से उनका प्रेजेंस हुआ करता है। रियल इस्टेट के अंदर में ये ओपन इकोसिस्टम क्रिएट ना हो, उसका किस तरीके से मिसमैनेजमेंट है वो ना हो, तो एक प्रॉपर पॉलिसी है वो एग्जिस्टेंस में आए। हमारे यहाँ पे जो ग्रेजिंग से रिलेटेड कुछ कम्युनिटी है उनका डिमांड होता है कि ओपन इकोसिस्टम को वो यूज कर सके, उनके जो प्रॉपर जो ग्रेजिंग के जो एरियाज हैं वो होने चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि धनगर एक कम्युनिटी है, धनगर कम्युनिटी है जो कि महाराष्ट्र के वहाँ पे डिमांड करता है उनको ट्राइबल स्टेटस दे दिया जाए। रहबारी एक कम्युनिटी है, रहबारी एक कम्युनिटी है जो राजस्थान गुजरात में होती है। कुरूबा एक कम्युनिटी है, कुरूबा है। तो ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ बताई गई हैं जो कि यहाँ पे ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में इंगेज हैं, ओपन इकोसिस्टम को वो यूज कर सकें। ओपन इकोसिस्टम के अंदर में जो सोइल होती है वहाँ पे काफ़ी सारा जो कार्बन है वो स्टोरेज हुआ करता है, कार्बन कैप्चर है वो हुआ करता है। तो ये बेसिकली ओपन इकोसिस्टम्स का जो प्रॉपर पॉलिसी का ज़रूरत है, समय के साथ में उसको बेटर वे में रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत है। रेलवे के द्वारा कहा गया कि जो ट्रेन के जो कोचेज हैं उसमें कैमराज हैं वो लगाए गए हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग। हमारा जो जरावा नाम का जो कम्युनिटी है जो कि अंडमान के अंदर में हुआ करते हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि जब सेंसस एक्सरसाइज होगा, जो हमारा 16 सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा, 16 सेंसस के दौरान में जो जरावाज हैं और जो अदर वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं अंडमान आइलैंड के अंदर में, तो उनको आप देखिए कि नंबर्स कैलकुलेट हैं वो हो सकेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसे पीएम जनमन नाम का एक स्कीम आया था, पीएम जनमन है। तो पीएम जनमन है वो अदर जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू आप देखिए कि इन कम्युनिटीज़ के साथ में एनरोलमेंट है वो हुआ है, उनके साथ में कनेक्टिविटी है वो सेटअप हुआ। कौन कौन सा ऐसा वहाँ पे जो कम्युनिटी हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे हैं, 6 इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ बताई गई हैं। एक तो आप देखिए कि जारावाज हैं जो हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर में हुआ करते हैं। जारावाज के अलावा स्टूडेंट्स अंडमानीज हैं, जारावाज के अलावा अंडमानीज हैं, निकोबारीज हैं, निकोबारीज हैं, सोमफीन हैं, सोमपेन हैं, ओंज हैं, ओंज हैं, और आप देखिए कि सेंटिनलीज हैं वहाँ पे, सेंटिनलीज हैं। तो इसके अंदर में अगर हम निकोबारीज को एक्सेप्ट करें तो सभी जो यहाँ पे जो आप देखिए कि जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है वो पीवीटीजी, जो पीवीटीजी हमारा एक सेक्शन है ट्राइबल्स के ही रिगार्डिंग में,
तो प्रिमिटिव वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है उसका ये पार्ट हुआ करती हैं, ये आपको एक्सेप्शन यहाँ पे पता होना चाहिए। अंडमान जो ट्रंक रोड है वो भी बनाया गया है, जिसके थ्रू रोड कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में है, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होता है, टेलिस्मैन सैब्र उस एक्सरसाइज का नेम है। इंडियन आप देखिए कि डिफेंस फोर्सेज के लोग हैं वो भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर में जाएंगे। कहाँ पे ये कंडक्ट होगा? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में पपुआ न्यू गिनी का एक एरिया है, पापुआ न्यू गिनी है। तो स्टूडेंट्स और आप देखिए यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड है, यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंडक्ट होगा। क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, कुछ ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया के एरिया हैं। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उनका क्या नाम है? तो आप देखिए कि अराफुरा सी है, अराफुरा सी, यहाँ पे तिमोर सी है। और जो क्रिसमस आइलैंड है वो आप देखिए इंडोनेशिया और मलेशियन जो आइलैंड है उनकी कंप्लीटली सदर्न के अंदर में है। तो तिमोर सी यहाँ पे है, अराफुरा सी यहाँ पे है, यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है, जिन जिन एरियाज के अंदर में टेलिस्मैन सैब्र नाम का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होगा। फेक जो फर्टिलाइजर है उसको रोकने का ज़रूरत है। हमारे आप देखेंगे एनपीके नाम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिमांड के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया है उसको यूज करते हैं। फिर आप देखिए कि पोटास के लिए हम यहाँ पे एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास को यूज करते हैं। पोटेशियम के लिए हम डीएपी है, डाइअमोनियम फॉस्फेट है, उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से 3 हमारे यहाँ पे जो फर्टिलाइजर मेजरली यूज हुआ करते हैं। उसी के अंदर में जो फेक यहाँ पे फर्टिलाइजर्स बन के मार्केट में आए हैं, तो ये ब्लैक जो मार्केट है उसको कर्व करने का ज़रूरत है। ये मिनिस्टर्स को लिखा गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स को स्टेट्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग माइग्रेशन को कैरी आउट करेंगे अदर एरिया के लिए। तो आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज डिसाइड करेगा कि कहाँ पे और कहाँ इंडियंस हैं वो रहेंगे, कहाँ पे वो माइग्रेशन को कैरी आउट करेंगे। इसमें बुंदेलखंड रीजन के बारे में मेंशन है, 13 डिस्ट्रिक्ट का वो एरिया है बुंदेलखंड। कौन सा एरिया है स्टूडेंट्स? बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड कहाँ पे है? आप देखिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये पार्ट है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पार्ट है। रानी झांसी के बारे में आपने रीड किया होगा, झांसी का जो एरिया है वो बुंदेलखंड का मेजरली आप देखिए कि सिटी है। हिल ऑफ विंध्यास है, दतिया है, ललितपुर है, महोबा है, इन एरियाज़ के अंदर में जो टेम्परेचर है वो राइज किया है। ड्रोट का कंडीशन डेवलप हुआ था 90s के समय में और 2000 के अर्लियर फेज के अंदर में, तो ड्रोट कंडीशंस बताई गई हैं। इस समय के साथ में वहाँ पे वेदर कंडीशंस वो मोर वर्सन सिचुएशन के अंदर में हुई हैं। फिर हमारे अदर एरिया है, इसके अंदर में आप देखें कि विदर्भा के बारे में मेंशन है, विदर्भा है, आप देखिए कि विदर्भा है। विदर्भा के अलावा स्टूडेंट्स मराठवाड़ा है। अब विदर्भा और मराठवाड़ा का जो रीजन है ये महाराष्ट्र के अंदर में है। रेन शेडो ये रीजन हुआ करता है। रेन शेडो क्या है कि आप देखिए कि हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं वो हाईएस्ट काफ़ी हाइट के ऊपर में है, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर गेन होता है उसकी वजह से आप देखिए कि जो इंटीरियर ऑफ द लैंड के अंदर में ये जो मॉइस्चर है वो नहीं पहुँच पाता है रेन का शेडो रीजन के अंदर में इन एरियाज़ के होने की वजह से। तो विदर्भा और मराठवाड़ा के अंदर में भी ड्रोट कंडीशंस डेवलप हुई हैं, काफ़ी सारे लोग माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं। इसके अंदर में कोस्टल एरिया के बारे में भी मेंशन है कि कोस्टल एरिया के अंदर में स्पेशली जो मानसून का जो समय है वहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो रिवर है वो अपना एरिया को एक्सपेंड करती है। काफ़ी सारे एरियाज हैं जो सबमर्ज भी हो जाते हैं, लोग वहाँ से माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन कैसे इम्पेक्ट करता है? जब भी लोगों के पास में अगर स्किल नहीं है तो आप देखिए कि उनको डेली वेज वर्कर्स के रूप से जॉब है वो मिलेगा किसी भी सिटी के अंदर में जो वो माइग्रेशन को कैरी आउट करेंगे। एक तो आप देखिए कि स्किल का यहाँ पे लैकिंग है, स्किल का लैकिंग है, माइग्रेशन वो करेंगे तो उनको जो जॉब है वो उसी तरीके का मिलेंगी। तो उनका रहना है वो स्लम एरिया के अंदर में रहेगा। स्लम एरिया के अंदर अगर उनका रहना रहेगा तो आप देखिए कि वो हर चीज़ से वल्नरेबल हैं, चाहे वो वहाँ पे वेदर कंडीशंस के रिगार्डिंग में हों, आप देखिए कि जो क्राइम्स है उसके रिगार्डिंग में भी वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। एक कोमेट के बारे में बताया गया है, आप देखिए कि चिली के अंदर में एक जो वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है उसके थ्रू इसको ऑब्जर्व किया गया। कोमेट का जो नाम है वो रखा गया है 3i एटलस के नाम से, 3i एटलस उसको दिया गया है। टेल वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। कोमेट का जो प्रेजेंस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर में है। अर्थ के लिए किसी भी तरीके का
जो इम्पैक्ट है वो नहीं हमारे सोलार सिस्टम के अंदर में है और अर्थ के लिए किसी भी तरीके का इम्पैक्ट है वो नहीं करता है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉमेट हो सकता है, टेल ये बनाता है जब ये आप देखें कि जो मूवमेंट को कैरी आउट करता है सोलार सिस्टम के अंदर में इसका प्रेजेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे एविएशन सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में है कि रिवैम्प का ज़रूरत है एविएशन सेक्टर का। जो अभी इम्पैक्ट हुआ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा, आप देखिए कि जो रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है कि फ्यूल का वहाँ पे क्लोज हुआ था। फिर इसके अलावा 2018 का जो आप देखिए यूएस का जो वहाँ पे एविएशन सेक्टर को डील करने के रिगार्डिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा जो रिपोर्ट में बताया गया था कि जो एयरक्राफ्ट हैं वो किस तरीके से डिसंगेजमेंट को कैरी आउट करते हैं फ्यूल कंट्रोल के रिगार्डिंग में। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस ये किया गया है कि एविएशन सेक्टर को रिवैम्प करने का ज़रूरत है, एविएशन सेक्टर को रिव्यू करने का ज़रूरत है और जो प्रॉपर सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए जिससे कि जो लोग फ्लाई करते हैं उनको जो सेफ्टी का जो एश्योरेंस है वो वहाँ पे रहे। आप देखिए कि रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा कहा गया कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो आउटसाइड द एनसीआर एरिया के अंदर में है और आप देखिए कि जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, कोल बेस हमारे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हुआ करते हैं। तो कहा यही गया है कि जो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन है, फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन है मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन हुआ करता है उससे उनको जो यहाँ पे जो कंट्रोल के लिए जो यूज करने थे जो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन के रिगार्डिंग में इनिशिएटिव्स उनको यूज करने का ज़रूरत नहीं है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं, प्रेजेंट समय में 180 के आसपास जो थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे आपको जिसमें 600 यूनिट्स वर्क किया करती हैं। हमारे यहाँ पे 2015 के समय ये जो एक्ट है वो लाया गया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके एमिशन को हमें कंट्रोल करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 8% ही ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ पे इंस्टॉल्ड है। एनसीआर के एरिया के अंदर में यहाँ पे एग्जेम्पशन बताया गया है कि उनके एरिया के अंदर में आपको इसका जो अगर एमिशन होता है तो उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में जो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं होने चाहिए, विद इन द इंडिया के अंदर में ही नहीं होना चाहिए, उसका यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रसिया और चाइना के बारे में है कि यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में उनका एक डिस्कशन रहेगा, यूएस के साथ में भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे एक लीडर थे, अब आप देखिए कि जेल के अंदर में है, उनका पार्टी के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है कि उनको जेल से रिलीज है वो करवाया जा सके। नाइजीरिया के अंदर में पहले मिलिट्री रूल था, फिर वही पर्सन अपने आप को एज ए डेमोक्रेट के रूप से टर्न करते हैं, 2 टर्म के लिए उनके द्वारा रूल भी किया गया था, उनका भी डेथ हुआ है। नाइजीरिया आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है। गल्फ ऑफ गिनिया जो है, गल्फ ऑफ गिनिया है वहाँ पे अपना एरिया शेयर करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। अभी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं वो न्यूज़ में थे, एक तो आप देखिए कि नाइजीरिया न्यूज़ के अंदर में था, हमारे जो पीएम सर हैं वो घाना के विजिट के लिए गए थे वो न्यूज़ के अंदर में था, और घाना के अलावा आप देखिए कि और भी कंट्रीज हैं वो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में है। वहाँ पे जो इसमें सेरिया लियोन का एरिया है, सेरिया लियोन के जो वहाँ पे आइलैंड्स हैं उसमें सबमर्जेंस का जो न्यूज़ है वो आया था सामने पिछले कुछ समय के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली गल्फ ऑफ गिनिया के नियर बाई एरियाज़ के बारे में है। नेक्स्ट आप देखिएगा अफ्रीका को भी हम यहाँ पे इस पार्ट को डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट है जो क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है मेडिटेरियन है, फिर सहारा का रीजन है, सब सहारा वहाँ पे एक रीजन आता है, और गल्फ ऑफ गिनिया का जो अपर गिनिया एंड लोअर गिनिया का जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी वहाँ पे एक अलग से रीजन के रूप से कंसिडर हैं वो किया करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के बारे में है, सीरिया में जब आप देखिए कि एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था तो उस समय लोगों के द्वारा कहा गया था कि एचटीएस का पावर को टेक ओवर करना वहाँ पे कंटिन्यूस पीस को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है, कि काफ़ी सारे विंग्स हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे ट्राइबल सेक्शंस वहाँ पे बिलोंग किया करते हैं जो कि आर्म्स को भी कैरी आउट करते हैं। तो आप देखिए कि जो वहाँ पे एक सिटी है ड्रूज नाम से एक सिटी है, उसके अंदर में ही बेसिकली जो किलिंग है वो देखने के लिए मिला है, ये बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल का स्ट्राइक है, यहाँ पे इजराइल का स्ट्राइक जो एटलीस्ट 30 जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है वाटर पॉइंट के नियर बाई एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कंटिन्यूस इजराइल का स्ट्राइक है वो किया गया है गजा स्ट्रिप के एरिया के पर्सपेक्टिव से। यूरोपियन यूनियन है वो आप देखिए कि रिटेलिटरी जो टैरिफ्स हैं जो यूएस के द्वारा लगाए गए हैं उसी के
रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। क्या यूरोपियन यूनियन है वो भी यहाँ पे जो टैरिफ है उनको लगा सकता है या उनको रिमूव कर सकता है, उसका कम्प्लीटली डिस्कशन है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।